हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम पहुंच चुके थे टॉपिक किस पर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये दी थी साइंटिस्ट मोज़ले ने। कल हम इसकी बात कर चुके थे। हेनरी मोज़ले ने दी थी। क्लियर? और ये हेनरी मोज़ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, इन्होंने क्या किया था, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसी में क्या किया था, उसी में थोड़ा सा अरेंजमेंट की थी, उसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या कहा उसमें कि जो मेंडलीव ने किसके बेस पर अरेंज किया हुआ था एलिमेंट्स को? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर। लेकिन हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया, कैसे क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को इस टेबल में? उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर क्या किया? क्लासीफाई किया। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट थी was according to किसके अकॉर्डिंग थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी कि यहाँ पर क्या किया? मॉडिफिकेशन कर दी थी किसके क्लासिफिकेशन में? जो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, उस क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन की मोज़ले ने। और उन्होंने क्या कहा कि जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया जाएगा एलिमेंट्स को उनकी टेबल में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर उन्होंने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर जो हमने लिखा एटॉमिक नंबर, इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे क्लास 9th में, जब आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ा था, तब वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था एटॉमिक नंबर क्या होता है। हम एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ताकि हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए क्या कॉन्सेप्ट है ये। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, अब हम समझते हैं जरा एक बार एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर आपने जब 9th क्लास में पढ़ा होगा, बस उसको थोड़ा रिकॉल करना है ताकि आपको याद आ जाए क्या किया था आपने वहाँ पर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो एक एटम का होता है, उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। यानी कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। क्लियर? अब जो एटॉमिक नंबर है इसको हमने किसके रिप्रेजेंट किया था? इसकी रिप्रेजेंटेशन किस अल्फ़ाबेट के साथ थी? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके इक्वल हमने कहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम P से लिख देते हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो अगर हमारे पास कोई सोडियम एटम की बात करता है, ठीक है, सोडियम एलिमेंट दिया, तो सोडियम एलिमेंट का कोई एटम है इस तरीके से। ठीक है, उसका अब हमने रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी 9th क्लास में। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर हम कोई एलिमेंट लिखते हैं जिसका कोई भी सिंबल हम जनरली X से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊपर जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं क्या? मास नंबर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेशन होती है किसी एलिमेंट की, किसी एटम की। क्लियर?
तो यहाँ पर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम का भी कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11 और जो इसका मास नंबर होता है वो होता है 23। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये 11 लिखा है मीन्स जो इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है जो सोडियम का एक एटम है उसमें कितने प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है तो वो कितना है, वो दिया हुआ है 11। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं सोडियम में, 11 हैं। क्लियर। और आपने ये पढ़ा होगा एटम जो होता है एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल एटम है तो पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब प्रोटॉन का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर 11 प्रोटॉन्स है मीन्स 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, 11 यूनिट नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, 11 ही होने चाहिए। ठीक है। तो प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और 11 किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब अगर हम सोडियम की बात करें, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपने निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कैसे निकालते हो आप, मास नंबर जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर। ऐसे ही करेंगे। और मास नंबर अगर सोडियम की बात करें तो कितना है, 23 है और माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो 11 तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, इसमें अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर हैं। तो हमारा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेनली किससे रिलेटेड रहेगा, एटॉमिक नंबर से, यानी कि इससे। अब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और जितने प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इन पर बेस रहेगी हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम ये सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए, तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक एटम में किस तरीके से हम उनको अरेंज करते हैं, तो उस अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारा कुछ हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बस उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें ये पता चलेगा कि किसी भी एटम के पास, एलिमेंट के पास जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मीन्स उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं। तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, अब न्यूट्रल क्यों करना है, क्योंकि एटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उस एलिमेंट को न्यूट्रल करने के लिए जितने उसके पास प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे, अब उस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। तो वो अरेंजमेंट क्या कही जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो, मान लो कोई भी एटम है, तो एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ने बताया था, ये रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है किसी भी एलिमेंट का या एटम का, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जब ये पूरा न्यूक्लियस हमने बता दिया, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, ठीक है। और ये शेल्स जो होती हैं, इन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थोड़ी देर के लिए आप बस सुनते रहिए, समझते रहिए कि क्या यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। बस इसके बाद जैसे आप ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल कर लोगे 9th वाली, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, उसकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम बता रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, और कन्फिग्रेशन क्या होता है, अरेंजमेंट करना। तो जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। वो किसने दिए थे, वो कंबाइंड रूल दिए गए थे बोहर एंड बरी के द्वारा। किस साइंटिस्ट के द्वारा, बोहर एंड बरी के द्वारा, क्लियर।
अब बोहर ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की हम क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफरेंट शेल्स में फिल किए जाएंगे और वो शेल्स भी सर्टेन सेल्स होगी। ये नहीं है कि किसी भी सेल में आप जाके इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, निश्चित कोई पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, उन सेल्स के अंदर आप जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो और उन सेल्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स दिए थे बोहर एंड बरी ने, एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम फर्दर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स देखो, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स देखो। सबसे पहले क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन्स आर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं इन सर्टेन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और इन एनर्जी लेवल्स को हम शेल्स भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड शेल्स। इनको हम शेल्स भी बोल सकते हैं, शेल्स भी कहा जाता है। अब इनको एनर्जी लेवल्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डिफरेंट जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी शेल्स हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को उनमें फिल किया जाता है। तो इसलिए वो सर्टेन, यानी कि ये नहीं है कि हम किसी भी शेल में जाके इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, नहीं, वो उनके लिए क्लासीफाई किया होता है, सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो फर्स्ट रूल तो ये था। अब शेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन शेल्स को जैसे शेल्स भी हम बोलते हैं, सच एज, जैसे कि क्या बोलते हैं हम, के शेल। फर्स्ट शेल जो होती है उसको के शेल बोलते हैं, एल शेल बोल देते हैं, सेकंड शेल को एम शेल बोल देते हैं, थर्ड शेल को एन शेल बोल देते हैं, फोर्थ शेल को इस तरीके से फर्दर शेल्स बोलते हैं। जो के शेल हम बोल रहे हैं फर्स्ट शेल को, किसको बोल रहे हैं, ये फर्स्ट शेल को। और फर्स्ट शेल का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1। n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स हमें बताता है और n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल को हम के शेल बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, सेकंड शेल की हम बात कर रहे हैं। सेकंड शेल यहाँ पे यानी कि n किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। अब n 2 के इक्वल मतलब क्या है, सेकंड शेल है, और सेकंड शेल का मतलब क्या है, l शेल हम उसको बोलते हैं। यहाँ पर n कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि थर्ड शेल होगी, और थर्ड शेल को हम m शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 4, और 4 का मतलब क्या होता है कि ये फोर्थ शेल है, और यहाँ पर n शेल हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से शेल्स आपने बतानी है। उसके बाद अब इन अलग अलग शेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाएगा, सर्टेन एनर्जी लेवल्स हैं ये। फिर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं इन एनर्जी लेवल्स में, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। ठीक है, इन एन एनर्जी लेवल, किसी भी एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर फील्ड, उनको फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू 2n² रूल को 2n² रूल के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2n² इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेल में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल की बात करें, अब फर्स्ट शेल का क्या मतलब है, के शेल की हम बात कर रहे हैं, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2n² रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो अब 2n² में 2 तो एज इट इज, n का मतलब क्या है, जो जितने नंबर की शेल है, कौन सी शेल की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल यानी कि के शेल, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है। अब 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि जब हम फर्स्ट शेल की यानी कि के शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। ऐसे अगर आप निकालते हो सेकंड शेल के लिए यानी कि n इज इक्वल टू 2 के लिए, सेकंड शेल को हम बोलते हैं एल शेल। ठीक है, और 2n² रूल जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें देखो 2 तो एज इट इज, n क्या है, अब यहाँ पर n एल शेल है तो एल शेल के लिए n 2 होगा, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और मल्टीप्लाई में 2 है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि जो सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे जब आप थर्ड शेल की बात कर रहे हो, n इज इक्वल टू 3 यानी कि m शेल की जब बात करोगे
तो m शेल में भी ऐसे ही निकालोगे आप 2n² के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखो n किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 2 × 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, थर्ड शेल में आ सकते हैं। और जब आप फोर्थ शेल की बात करोगे n = 4, ठीक है, यानी कि n शेल, n शेल में वही 2n² के अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हो तो 2 × n का स्क्वायर, n यानी कि 4, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं फोर्थ शेल में। इसी तरीके से अगर आपको कोई बोलते हैं कि 8th शेल है, उसमें बताओ कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप 2n² रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो। ये 2 रूल हो गए। अब तीसरा जो रूल है वो क्या कहते हैं कि किसी भी शेल में अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 ही, बेशक किसी भी शेल में मान लो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फोर्थ शेल में आ सकते हैं, लेकिन हम फिल कितने करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में आप देखो इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो थर्ड रूल जो है वो क्या कहता है कि इन ए शेल, एक शेल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड, 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। क्लियर, यानी कि कोई भी शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि फोर्थ शेल है, उसके बाद फिफ्थ है, सिक्स्थ है, उनमें जो है मान लो 32 आ रहा है, फिफ्थ में और भी ज़्यादा आएंगे, इस तरीके से चलेंगे। वो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n² रूल के अकॉर्डिंग, इतने एकोमोडेट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने फिल कितने करेंगे हम, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। उसके बाद फोर्थ रूल एंड इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि इन द लास्ट शेल, इन द लास्ट शेल, जो लास्ट शेल होगी, आल्सो कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल, इसको क्या कह देते हैं हम, आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल। बिल्कुल बाहर वाली शेल की बात कर रही है, आउटर मोस्ट शेल। और जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसको क्या कह सकते हैं हम, और भी क्या कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल। कल भी बताया था आपको वैलेंस शेल क्या होती है, इसको हम वैलेंस शेल भी बोल देते हैं। क्लियर, तो जो लास्ट शेल होती है या कहो आउटर मोस्ट शेल होती है, या फिर आप बोल लो जो वैलेंस शेल होती है, उसमें ओनली एंड ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड। यानी कि जो लास्ट शेल होगी, देखो किसी भी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 हम फिल कर सकते हैं, इतने जो 2n² रूल के अकॉर्डिंग 2n² इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 18 हम फिल कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन जो लास्ट शेल की जब हम बात करेंगे ना, यानी कि आउटर मोस्ट शेल की या फिर वैलेंस शेल की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही हम भर सकते हैं, ओनली एंड ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। ठीक है, ये कुछ रूल्स दिए थे बोहर एंड बरी ने। अब इसके अकॉर्डिंग हम किसकी हम जैसे हम सोडियम का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, तो सोडियम की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक बार फिल करके देखते हैं। ठीक है, रूल्स आपको याद हो गए होंगे, ध्यान होंगे अच्छे से। हम एक बार साथ साथ में जैसे ही सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके, सोडियम की। अब सोडियम एलिमेंट है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 23 मास नंबर है। क्लियर, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो जितना यानी कि प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11 हो गए। एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मीन्स हम ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, अब जितना पॉजिटिव, अब न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, आप ब्रैकेट में लिख दो पॉजिटिव चार्ज बराबर है नेगेटिव चार्ज के। अब पॉजिटिव का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नेगेटिव का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने, 11, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं, और 11 क्या है, एटॉमिक नंबर है।
क्लियर। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब जब हमें पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। तो मान लो ये हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस हमने लिया, ठीक है। ये समझो आप सोडियम का न्यूक्लियस है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमें पता है 11 है, न्यूट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन वो आएंगे 12। इसके बाद जो हमारी पहले फर्स्ट शेल ये आ गई, ठीक है। ये न्यूक्लियस समझो इस पूरे को, ये कोई बाउंड्री नहीं है, इस पूरे को न्यूक्लियस आपने समझना है, ठीक है। ये इस तरीके से हम फिल कर देते हैं इसको, ये न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है। और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। मान लो कितनी भी सेल हो सकती हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स किन में फिल होंगे हम उनकी बात करेंगे। देखो अब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं n = 1 यानी कि फर्स्ट शेल की। फर्स्ट शेल में जब हमने 2n² रूल लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट शेल में। तो ये मेरी फर्स्ट शेल है, तो इसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 11 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा, 9। अब मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड शेल की, क्योंकि हमने ये बोला था कि फर्स्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। जब हम सेकंड शेल की बात करते हैं, तो वहाँ पर 2n² रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों, 2n² है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास बचे कितने थे टोटल, 11 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे। यहाँ पर हमने फिल कितने करने हैं, सेकंड में 8। तो जो ये सेकंड शेल है यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेकंड में 8 फिल हो गए। जब हमने 8 और 2 10 फिल कर दिए, टोटल 11 है, 11 में से 10 गए, कितना बचा, 1। तो थर्ड जो शेल है, थर्ड शेल में वैसे आ कितने सकते हैं, 2n² रूल के अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हम जो है किसी भी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी कि जो थर्ड शेल है वो लास्ट शेल होगी, और उस लास्ट शेल में हमें पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से हम 1 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने जो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो यानी कि जो K शेल है, फिर L शेल है, फिर M शेल है, ठीक है। तो K शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया, ठीक है। इस तरीके से हमने फिल किया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने आ गई, एक बार निकाल कर लिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। अब आपने क्या करना है, बहुत जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं उनमें से मान लो आप हर एक ग्रुप में से 2-2 या 3-3 एलिमेंट्स की अपनी मर्जी से किसी भी ग्रुप के कोई 2-3 एलिमेंट उठाओ और उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो। फिर आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किसी भी मान लो 14th ग्रुप उठाया आपने और उसके मान लो आपने 3-4 एलिमेंट उठाए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो उसमें आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशंस आपने देखनी है और उसके बेस पर आपको समझ में आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स की जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, अलग अलग ग्रुप्स की, मान लो फर्स्ट की लिख लो, फोर्थ की लिख लो, थर्ड की, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स उठाओ 4-5 और उन सभी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फिर आप ऑब्जर्व करो उन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस हैं, उसके बेस पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डिसाइड होगी, उसको अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।